सामाजिक न्याय बिहार मंच के सभी साथियों का आभार कि आज आपने एक बेहद जरूरी दिन जगदेव बाबू को याद करते हुए मुझे आमंत्रित किया है। आज हम लोग जगदेव बाबू की 100वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं और आज के दिन को याद करने का कुछ खास मायने है। एक बार मैं बस आप लोगों का रिप्लाई देख लूं कि अगर मेरी आवाज़ ठीक आ पा रही है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज 2 फरवरी है और आज के दिन हम जगदेव बाबू को याद करते हैं। आज उनकी 100वीं वर्षगांठ है जन्म तिथि के लिहाज से। तो आज के दिन को किस रूप में याद करना चाहिए, आज के दिन की अहमियत क्या होनी चाहिए सामाजिक न्याय के सवालों के लिहाज से, और हम आज कैसे जगदेव बाबू को याद करें, इन बातों को हमें देखने और समझने की जरूरत है। दो फरवरी 1922 को बिहार में जो तब का गया जिला था और आज का जहानाबाद, इस जिले के अंतर्गत आने वाले कुर्था प्रखंड के कुरहल या कुरहारी गांव में जगदेव बाबू का जन्म हुआ था 1922 2 फरवरी, और आज 2 फरवरी 2022 है। 100 साल पहले की ये बात है। 25 अगस्त 1967 के 1967 के एक भाषण का जिक्र मैं कर रहा हूं जगदेव बाबू के, कि आज का भारतीय समाज साफ तौर से 2 भागों में बटा हुआ है। 10% शोषक और 90% शोषक। 10% शोषक बनाम 90% शोषित की इज्जत और रोटी की लड़ाई, इज्जत और रोटी की लड़ाई भारत में समाजवाद या कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। हमारा मकसद है 90% शोषितों का राज, सत्ता पर कब्जा और इस्तेमाल सामाजिक आर्थिक क्रांति द्वारा बराबरी का राज कायम करना। और इसी बात को एक नारे में जगदेव बाबू के यहां आपको बहुत विस्तार में पढ़ने को, सुनने को, जानने को मिला होगा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू को बिहार लेनिन कहा जाता है, बिहार लेनिन। और अगर आप बारीकी से इस शब्द के मायने समझने की कोशिश करेंगे, कम्युनिस्ट विचारधारा में यानी वामपंथी विचारधारा में लेनिन का महत्व, लेनिन की अहमियत क्या है? माना यह जाता है, बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर कहूं तो माना यह जाता है कि लेनिन ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को जमीनी
स्तर पर उतारते हुए, उनके सिद्धांत में कुछ नई चीजें जोड़ते हुए, कुछ बुनियादी शर्तों को बदलते हुए रूस की क्रांति का एक बिगुल बजाया 1917 के आसपास। क्योंकि वहां यह कहा जा रहा था, मार्क्सवादी सिद्धांत में जो उसकी सैद्धांतिकी है वो ये कहती है कि जो सामंती समाज होगा उसके बाद पूंजीवाद आएगा, तब समाजवाद आएगा। यानी समाजवाद की जरूरत इस बात की है कि पूंजीवाद पहले आए। लेनिन ने कहा कि जरूरी नहीं है कि पूंजीवादी शोषण व्यवस्था पूरी तरह स्थापित हो तभी क्रांति होगी। लेनिन ने किसानों, मजदूरों, मजलूमों को लेकर के 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन, एक समाजवादी क्रांति का बिगुल बजाया और उस समय वो क्रांति कारगर भी रही। तो वो जो बिहार लेनिन कहने का मतलब क्या है? क्योंकि मार्क्सवादी थ्योरी मोटे तौर पर एक वर्ग संघर्ष की बुनियाद पर खड़ी है और वर्ग संघर्ष का मतलब दो ही वर्ग हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट, शोषक और शोषित। एक वह तबका जिसके पास सब कुछ है और दूसरा वह तबका जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत जो सर्वहारा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो शोषित है, उसके पक्ष में खड़े होकर उन्हें गोलबंद करके, जिसके पास सब कुछ है, जो बुर्जुआ है, उसके खिलाफ एक क्रांति का दर्शन है। और वह दर्शन यह कहता है कि हम बराबरी का समाज तभी बना पाएंगे जब हम वर्ग संघर्ष के बाद, सर्वहारा की क्रांति के बाद एक ऐसा समाज बनाने में कामयाब होंगे जिसमें सब लोगों को सबके हिस्से का न्याय वहक मिलेगा। भारतीय संदर्भ में जगदेव बाबू ने, या जगदेव बाबू से पहले की बात अगर कहें तो भारतीय संदर्भ में जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक विषमताएं थी, सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन के टूल थे, उन सबको दरकिनार करके भारतीय वामपंथी विचारकों ने यह संकल्पना देखी कि भारत में भी हैव्स एंड हैव्स नॉट, क्लास यानी वर्ग संघर्ष, वर्ग ही बटे हुए हैं और वर्ग की बुनियाद आर्थिक आधार पर थी। लेकिन भारत के संदर्भ में यहां एक अंतर था। भारत में यह जो आर्थिक विषमता थी, अर्थ की गैर बराबरी थी, अर्थ व अवसरों के मिलने और न मिलने का जो अवसर था, वह सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे पर टिका हुआ था, जिसका मूल वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और उसके भी भीतर जात व्यवस्था थी। यानी भारतीय संदर्भ में भारतीय वामपंथियों ने कभी इस बात को समझने में कामयाबी हासिल नहीं की। आमतौर पर कह रहा हूं, बाद में उसके भी बहुत सारे शेड हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हाँ, हम वर्ग संघर्ष में एक चीज जोड़ रहे हैं कि हम जाति के आधार पर भी गैर बराबरी भारत में है। तो जगदेव बाबू को बिहार लेनिन कहने का जो आधार है वो यही कि जगदेव बाबू तो साफ कहते हैं कि अगर कार्ल मार्क्स, लेनिन ये लोग भारत में होते तो वर्ग संघर्ष को जाति संघर्ष के साथ देखते और ये देखते कि इस देश में सत्ता, संसाधन व हिस्सेदारी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक अवसरों, आर्थिक संपन्नता जाति केंद्रित है और जाति ने वर्ग को रचा है। यहां पर यह अलग बात है कि उसके भीतर भी कई शेड्स मिलेंगे, लेकिन मोटे तौर पर जाति व्यवस्था ने वही बुनियाद रची सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर, जिसने आर्थिक आधार पर गैर बराबरी को जन्म दिया। इसलिए जगदेव बाबू 25 अगस्त 1967 को कहते हैं कि भारत में समाज साफ तौर पर दो भागों में बटा हुआ है, शोषक और शोषित। और 90% शोषित कौन है? वो लोग जिनको इन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक गैर बराबरियों के चलते वंचना का शिकार होना पड़ा। इसलिए कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा
को मानने वाले भारत के अधिकांश वामपंथी जो उसी वर्ग से आते थे जिनकी जाति शोषक के साथ खड़ी थी, शायद उनकी ये चूक या उनकी ये साजिश कर लें, वो जो बात समझने में चूक गए उसे जगदेव बाबू ने बहुत स्पष्ट तरीके से रखा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस नारे के दूसरे बिंदु को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि 100 में 90 जो शोषित हैं, जो ललकार रहे हैं या जिनके ललकारने का ख्वाब जगदेव बाबू देख रहे थे, वो 90 कौन लोग थे? इस बात का जवाब इस नारे की दूसरी बात में है कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यही वो जवाब छिपा हुआ है कि वो 90 लोग कौन हैं। वो 90 लोग वो हैं जो धन धरती और राजपाट, यानी आर्थिक, धन मतलब आर्थिक सोपान, धरती मतलब जमीन का सवाल, और राजपाट मतलब राजनीतिक सत्ता। आर्थिक सत्ता धन और धरती में, राजनीतिक सत्ता राजपाट में। और इस बात को अगर विस्तार में देखेंगे तो आप पाएंगे कि धन धरती और राजपाट, इन तीनों से वंचित लोग दरअसल इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, इन्हीं तबकों के लोग हैं जिन सब की आबादी, महिलाओं को भी अगर जोड़े, शोषितों में ही रखते थे जगदेव बाबू, तो इन सब की आबादी 90% है। जगदेव बाबू का दर्शन एक आर्थिक दर्शन था और आर्थिक जमीन पर खड़े होकर वह सामाजिक व सांस्कृतिक विषमता के दर्शन को चुनौती दे रहे थे, जिसने धन धरती और राजपाट की हिस्सेदारी जाति के आधार पर सुनिश्चित की थी। अगर आप 10% शोषकों के बीच से आते हैं तो समाज में प्रतिष्ठा भी आपकी, आपके पास धन धरती और राजपाट भी। और अगर आप 90% आवाम से आते हैं तो आप शोषित होंगे और आपकी हिस्सेदारी धन धरती और राजपाट में नहीं मिलेगी। आज अभी चूंकि आपके ही पेज पर जगदेव बाबू पर एक बहुत महत्वपूर्ण और एकमात्र, मुझे लगता है कि सबसे व्यवस्थित पुस्तक लिखने वाले राजेंद्र प्रसाद जी अभी लाइव थे, तो विस्तार में उनके बारे में आपने सुना ही होगा। मैं चाहता हूं कि अपनी बातचीत को वर्तमान संदर्भ से जोड़ कर रखूं। जगदेव बाबू का जीवन लगातार संघर्ष में बीता, लगातार विपन्नता में बीता। इनकी मां घरेलू महिला थी और पिता प्रयाग नारायण प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। इनकी जाति अपनी कुशवाहा नामक पिछड़ी जाति में मानी जाती है, जिन्हें उत्तर भारत में कोयरी भी कहा जाता है। और इन जातियों का पुश्तैनी पेशा खेती बाड़ी और खासकर साग सब्जी से जुड़ा हुआ माना जाता है। जगदेव बाबू की शुरुआती शिक्षा शकूराबाद से हुई। किसानी से उनका गहरा ताल्लुक था। कमेरा जाति से आने वाले जगदेव बाबू, और ऊंची जाति के शिक्षक ने एक बार बिना वजह के तमंचा मार दिया था जगदेव बाबू को, जिसके खिलाफ उनके मन में एक विद्रोही तेवर पनपा। और वो जो एक बच्चे को तमाचा मारा गया था बिना बात को, जाति को देख करके, उसके बाद जो तेवर पनपा विद्रोह का, क्रांति का, वह क्रांति धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित होती हुई एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति के विचारक के रूप में तब्दील होती है। पिता के आकस्मिक निधन के बाद जगदेव बाबू ने किसी भी किस्म का पुरोहित कर्मकांड नहीं किया, उसका विरोध किया। एमए की डिग्री लेने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा पास की। इंटरव्यू में भी अपमान मिला। आज भी आप देख रहे हैं, यहीं से जोड़ते चलिए एक एक बात को। आज भी इंटरव्यू में एनएफएस किया जाता है, जातियां पूछी जाती हैं। अगर आपकी जाति
ओबीसी एससी एसटी है तो आपको यूआर पर नहीं बुलाया जाएगा, यानी सामान्य वर्ग के लिए सुरक्षित जो इंटरव्यू है उसमें नहीं बुलाया जाएगा। और अगर आप उसमें जाते हैं आरक्षित पद पर तो वहां पर आपकी जाति पर आपको योग्यता और मेरिट चेक करने वाले लोग एनएफएस करते हैं, जिसके चलते आज के समय में परिणाम यह है कि इस देश के 90% शोषितों की 90% प्रोफेसर नहीं है। इस देश के 90% शोषितों के 90% विद्यार्थी लड़के और लड़कियां इस देश के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। इस देश के 90% जो शिक्षा का पूरा तंत्र है उसमें शोषित लोग नहीं है। वो वही तबका था जो जगदेव बाबू ने अपने अकादमिक शिक्षा के समय झेला था, वही आज भी लोग झेल रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव आया, भारत का संविधान लागू हुआ है, लेकिन वह जहां तक लागू हो पाया वहीं तक उसने न्याय किया, और जहां उसे लागू नहीं होने दिया जा रहा है वहां आज भी वंचित शोषित लोगों की नुमाइंदगी संदेहास्पद है। प्रोफेसर में ओबीसी तबके के 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस देश के केवल 9 प्रोफेसर आज भी हैं। 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 9 प्रोफेसर, 97.87 तकरीबन 98% प्रोफेसर के पद ओबीसी जाति के आज भी खाली पड़े हैं। ये वही 10% लोग थे जिन्होंने 90% वंचितों को रोका। जगदेव बाबू उस इंटरव्यू में जहां उनके जाति के नाम पर टिप्पणी की गई, वहां सब सवर्ण जाति के लोगों के सामने जातिगत कटाक्ष को देखकर जगदेव बाबू ने कहा कि हां, जैसे तुम साग सब्जी वाला कोयरी कह रहे हो, वो छोड़ करके इस देश का शासक बनेगा, और इंटरव्यू छोड़ करके चले आए नौकरी से। उसके बाद कुछ दिन बाद उन्हें पटना सचिवालय में एक नौकरी मिली। वहां भी उनके वरिष्ठ अधिकारी से कहासुनी हुई उसके अनैतिक काम का, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था, और फिर 3 महीने पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर जगदेव बाबू घर लौट आए। वक्त इम्तिहान ले रहा था। उन्हीं दिनों एक दिलचस्प वाकया मिलता है। जगदेव बाबू अपने भाई की ससुराल गए थे, जो पिछड़ा व दलित बहुल इलाका था, और उस समय उस इलाके में बच्चों की कोशिश से यह देखा गया कि वहां कोई स्कूल नहीं है, तो उन्होंने उस स्कूल का खाका खींचा, थोड़ी बहुत सरकारी मदद की, गुरकार की, और उस स्कूल को अमली जामा पहनाया, उसका नाम रखा अशोक स्कूल। यह अशोक स्कूल सामाजिक न्याय की गौतम बुद्ध से होती हुई परंपरा, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर के उस विरासत को देखती है, उस विरासत को जगदेव बाबू ने एक वैचारिक जामा भी पहनाया। आगे जगदेव बाबू लोहिया से जुड़े, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे के साथ जुड़ा हुआ, और गंगा जमनी तहजीब के तमाम जगहों पर एक विस्तार मिला। वह विस्तार जगदेव बाबू के यहां इस रूप में सामने आता है कि जगदेव बाबू लगातार जेपी लोहिया और समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ एक वैचारिक जुड़ाव के नाते जुड़ते गए, और जगदेव बाबू ने वहां से एक वैचारिकी जो लोहिया की थी, पिछड़ा पावें 100 में 60 की, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया, क्योंकि उसके पहले वो लगातार समाजवादी नेताओं के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र देव कर्पूरी ठाकुर के साथ भी काम किया। 53 में जब जगदेव बाबू को सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका जनता का संपादकत्व दिया गया, तो उन्होंने उसके जरिए भी एक पहचान बनाई। और उस पहचान के जरिए जगदेव बाबू ने लगातार
हैदराबाद से निकलने वाली अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन और हिंदी साप्ताहिक उदय का भी संपादन किया। यानी एक पत्रकार भी जगदेव बाबू है। आप कभी सोचिएगा कि बहुजन नायकों के इन पहलुओं पर कितना विस्तार से बात हो पाती है। वो कहां है जगदेव बाबू की वह विरासत जो इस रूप में सामने आती है। और वह जगदेव बाबू का पूरा तंत्र जिस रूप में सामने आता है, वह तंत्र जगदेव बाबू को एक नए रूप में हमारे सामने प्रकट करता है। जगदेव बाबू ने उस पूरे समाजवादी वैचारिकी के साथ जो राजनीतिक शुरुआत की 1962 में बिहार विधानसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर 67 में दोबारा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कुर्था से चुनाव लड़े और इस बार जीत मिली। 5 मार्च 1967 को महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में आजाद भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई, जिसमें जगदेव बाबू की अहम भूमिका थी।